अपने नेशनल इनकम को वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज क्लास, नेशनल इनकम को एक बार वापस से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेसिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो हमारे कंट्री में या कंट्री के बाहर कंट्री के रेसिडेंट्स बनाते हैं, उस गुड्स के एंड उस सर्विस के वैल्यूज़ को अपने नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम के 4 एग्रीगेट्स हैं एंड हर एक एग्रीगेट दो दो क्लासिफिकेशंस में फर्दर डिवाइडेड है। 4 एग्रीगेट्स है: जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एंड ईच aggregates is further divided in 2, that is factor cost and market price. तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस चैप्टर से आता है वो आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अगर आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है और आपको निकालना है एनएनपी एफसी, तो आप कैसे निकालोगे? ये एग्जाम में आता है एंड बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे जिससे आई थिंक ये कन्वर्जन इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोटेड है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कन्वर्जन। ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। हमारे पास ये जितने भी एग्रीगेट्स हमने पढ़े, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हम लोग को 6 वर्ड्स मिलेगा। एक मिलेगा ग्रॉस, एक मिलेगा नेट, फिर मिल रहा है हमें डोमेस्टिक एंड देन मिल रहा है नेशनल। प्रोडक्ट सब में कॉमन है तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। फिर मिल रहा है हमें फैक्टर कॉस्ट एंड एक मिल रहा है हमें मार्केट प्राइस। तो ओवरऑल कन्वर्जन जो हम लोग को दिखेगा ना, वो सिर्फ इन्हीं के बीच में है। अगर ये वाला सेक्शन क्लियर है तो बाकी कन्वर्जन अपने आप बनेगा। ग्रॉस से नेट में जब जाते हो, थोड़ा सा हम लोग इसको अकाउंटिंग टर्म में लेके आते हैं। फाइनल अकाउंट्स हम सबने किया है, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग का जो नेट बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएल में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। हम लोग बहुत ड्रिल वे में नहीं जा रहे, ऊपर से पढ़ रहे हैं। पीएल अकाउंट में क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स या नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपने पीएल में ट्रांसफर किया, उसके बाद मान लो डेप्रिसिएशन ही सिर्फ एक एलिमेंट है जो आपको पीएल अकाउंट में डालना है, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, तो आपने डेप्रिसिएशन को ग्रॉस प्रॉफिट से क्या किया? लेस किया, आपको क्या मिला? तो वही चीज यहां पे करना है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, क्या आ जाएगा? इजी एवरीवन? नाउ कमिंग टू डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, नेशनल मतलब आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। अब देखो, अगर दूसरे कंट्री का कोई रेसिडेंट हमारे कंट्री में आके काम करेगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या हम उसको बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड? कैन वी से दिस? अगर दूसरे कंट्री का बंदा हमारे कंट्री में आके प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो कैन वी से फैक्टर पेमेंट मेड टू अब्रॉड, राइट? सिमिलरली अगर हम दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, कुछ पैसे आएंगे,
तो क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओके, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक में हमने पेमेंट किया है, मनी गया, एक में आया, तो पैसा जा रहा है माइनस, पैसा आ रहा है प्लस, व्हाट वी गेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप प्लस या माइनस लिख सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा आया कम गया तो प्लस में आंसर है, पॉजिटिव है, एंड अगर ज़्यादा पेमेंट है एंड कम रिसीट है तो ऐसे में क्या होगा, नेगेटिव एनएफआई आएगा। ठीक है, इसको अपने शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस एनएफआई है, राइट। तो अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हो, पहले ये समझ लो वाइडर टर्म कौन सा है, वाइडर टर्म कौन सा है, डोमेस्टिक या नेशनल, नेशनल वाइडर टर्म है। तो आप एक छोटे टर्म से बड़े टर्म में जाओगे, जब आप छोटे टर्म से बड़े टर्म में जाओगे तो ऐड करना बनता है, राइट। छोटे टर्म से बड़े टर्म मतलब ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, प्लस माइनस एनएफआई है। तो अगर एनएफआई है पॉजिटिव में तो ये प्लस ही आएगा, और अगर एनएफआई नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होके नेशनल आ जाएगा। सो ग्रॉस से नेट में जा रहे हो, क्या करना है, डेप्रिसिएशन को लेस करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआई को ऐड करना है, राइट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को ऐसा समझ लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई भी गुड्स बनाया, कोई भी गुड्स बनाया, इस पे आपने क्या इंपुट किया, फैक्टर कॉस्ट इनपुट किया, राइट। अब ये कमोडिटी मार्केट में जाएगा ना, ये कमोडिटी मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में जाएगा, गवर्नमेंट देख रहा है कि ये कमोडिटी ऐसा कमोडिटी है जिसमें टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स लगा देगा, हाँ टैक्स लगा देगा। कमोडिटी पे कौन सा टैक्स लगता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एग्जाम्पल जीएसटी, तो क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, क्योंकि कमोडिटी है तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया। अब देख रहे कोई ऐसा कमोडिटी में मार्केट में जा रहा है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल शुगर, फार्मर शुगर लेके जा रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट बोल रहा है भाई क्या रेट में तुम बाजार में बेचेगा, फार्मर बोलता है कि 50 रुपीज़ के जी, गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर तुम 50 रुपीज़ में मार्केट में बेचने जाएगा तो पब्लिक मेरे को पीटेगा, मतलब गवर्नमेंट को। तो ऐसे में गवर्नमेंट बोलेगा एक काम करो, तुम 40 रुपीज़ में मार्केट में बेचो, तुमको 10 रुपया हम अपने पॉकेट से देगा, मतलब गवर्नमेंट अपने फंड में से 10 रुपीज़ फार्मर को दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सब्सिडी लगने से प्राइस फॉल होगा या प्राइस इंक्रीज होगा, तो माइनस सब्सिडीज कर देंगे, क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया, सब्सिडी लेस हो गया, इसके नेट इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन ये भी प्लस या माइनस हो सकता है, अगर टैक्सेस ज़्यादा है तो प्लस होगा, सब्सिडी ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। तो अगेन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्ट्री से मार्केट में जाएगा, छोटा टर्म कौन सा है, बड़ा टर्म कौन सा है, मार्केट प्राइस इज अ वाइडर टर्म, फैक्टर कॉस्ट इज नैरोअर टर्म। अगेन नैरो से वाइडर टर्म में जाओगे तो प्लस करना होगा, प्लस माइनस एनआईटी। इज इट क्लियर। तो बेसिक कन्वर्जन इतना ही है, बेसिक कन्वर्जन यही है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस प्लस माइनस एनएफआईए, एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस प्लस माइनस एनआईटी। तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी से आपको एनएनपीएफसी में जाना है, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है वो इस तरह से सम करेगा तो मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा, जस्ट वेट।
जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका जिसके लिए थोड़ा टफ हो रहा है, आप ऐसे लिख लो जीडीपी एमपी एनएनपी एफसी। ग्रॉस से नेट में जा रहे हो, क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे, कर लिया, इसमें कुछ नहीं होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाओगे, क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आप वाइडर से नैरोअर जा रहे हो, माइनस करना है, प्लस माइनस, करेक्ट। तो एंड रिजल्ट क्या निकला? जीडीपी एमपी में से लेस कर दो डेप्रिसिएशन, ऐड कर दो एनएफआईए, माइनस कर दो एनआईटी, तो क्या मिल जाएगा? क्लियर? कन्वर्जन समझ में आया? एनीवन एल्स? किसी को भी प्रॉब्लम, डाउट? एक और कर ले कन्वर्जन, क्योंकि एग्जाम में आता है। पहले यहां तक नोट कर लो प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट। एक और अपने करते हैं, दैट इज एनएनपीएफसी से जीडीपीएफसी पे अगर अपने को आना है, एनएनपीएफसी से जीडीपीएफसी में अगर अपने को आना है तो क्या करना होगा? अगेन सेम फॉर्मेट अगर यूज करें, एनएनपीएफसी जीडीपीएफसी, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं होगा, क्रॉस, देन व्हाट वी गेट? एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए इज इक्वल्स टू जीडीपी। इजी? समझ में आ गया? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट? इजीली कन्वर्जन हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद एक पॉइंट और अपना बचता है, वो है डिफ्लेटर का। वी आर लेफ्ट विथ वन मोर पॉइंट, दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए, अगर अपने को रियल जीडीपी निकालना है, व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो टर्म्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। जब ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस फॉल होते हैं, जब ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस फॉल होते हैं तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है। मतलब एक कंज्यूमर है जो 100 रुपीज मंथली कमा रहा है, मान लो, एंड वो कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाता है, उसका प्राइस भी 100 है, तो वो एक यूनिट परचेज कर सकता है, यस और नो? यस। उसी कॉमोडिटी का प्राइस अगर 50 रुपीज हो जाता है तो वो कितना कॉमोडिटी परचेज करेगा 100 रुपीज में ही? 2। मतलब उसका इनकम तो वही 100 रुपये है, लेकिन उस कॉमोडिटी का प्राइस फॉल होने के कारण उसका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, उसको हम लोग रियल बोलते हैं। और जब एक्चुअल में ही 100 का 150 हो गया, इनकम ओवरऑल ही बढ़ गया, तो उसको हम नॉमिनल बोलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज नॉमिनल एंड रियल? आई रिपीट अगेन, 100 रुपए का इनकम है, एक कॉमोडिटी परचेज कर रहे हो, उसका प्राइस 100 रुपीज है, तो यू कैन परचेज ओनली वन। एंड अगर उसी कॉमोडिटी का प्राइस 50 रुपीज पे आ जाता है तो तुम 100 रुपए में ही 2 खरीद पा रहे हो। इसका मतलब योर परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम और फॉल इन प्राइस? फॉल इन प्राइस, दिस इज रियल। एंड व्हेन द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200, तब तुम 100 रुपए का ही चीज 2 खरीद पा रहे हो,
दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम. सो रियल में हम लोग प्राइस को इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉमिनल में हम लोग इनकम को इंपॉर्टेंस देते हैं. तो रियल जीडीपी मतलब प्राइस के कारण रियल जीडीपी डिनोट किया जाता है एंड नॉमिनल जीडीपी इनकम के कारण डिनोट किया जाता है. सो व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? इट इज द नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर. ये एग्जाम में आता है. इस तीनों में से कोई भी इक्वेशन आ सकता है. नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल इंटू जीडीपी डिफ्लेटर हो सकता है. अपने हिसाब से फॉर्मूला को घुमाते रहना. ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी तो घूमते रहेगा अपने आप, कोई टेंशन नहीं है उसमें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए. डन. एक पॉइंट और लिख लो. अच्छा, ये कॉपी दिस फर्स्ट. एक पॉइंट और अपने लिखेंगे इसमें. डेप्रिसिएशन का और एक नाम है. एग्जाम में कई बार आता है, स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आते हैं. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स्ड एसेट्स पे. इसीलिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. प्लीज नोट दिस. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी. Consumption of fixed capital is known as depreciation. Done? So we have completed first chapter of Indian economy also. Now we are taking a break of 10 to 15 minutes and then we'll start with the next part. ठीक है? Thank you. प्लीज़ आप लोग के पास जो पीडीएफ भेजा गया है उस पीडीएफ को ओपन करिए. वी विल स्टार्ट विथ द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. प्लीज ओपन योर पीडीएफ. ओके. अभी बैक टू बैक अपने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे. इट इज़ अ कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन. उसके लिए अपने पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं, जो जो पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं. और कहीं पे कोई पॉइंट में अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो. पहले दो चैप्टर हम इंडियन इकोनॉमी का कवर करेंगे एंड उसके बाद वी विल गो विथ द थर्ड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द फैक्टर प्राइसिंग. स्टार्ट करें? ओके. Okay, so second chapter is the basic features of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी अपने जानते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं. एक कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का पोर्शन है. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में प्रिवेल करता है फर्स्ट. एंड सेकेंडली इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है. तो ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट. इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिवेल करता है एज वेल एज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. सेकेंड पॉइंट आता है नेशनल इनकम का. नेशनल इनकम को कौन कंप्यूट करता है या नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटाज को कौन डिराइव करके मार्केट में लेके आता है? दैट इज सीएसओ. सीएसओ इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज राइट डाउन. सीएसओ इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. Central Statistical Organization
ये वो बॉडी है विच एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम और कंप्यूट्स द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. पॉइंट नंबर 3, एट प्रेजेंट बेस ईयर जो है वो 2011 एंड 12 को कंप्यूट किया जाता है. बहुत जल्दी अभी 2021 एंड 22, क्योंकि 22 फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, इसीलिए तुम्हारे बुक्स में अभी तक बेस ईयर को 2011-12 ही कंसिडर किया जाएगा. प्रोबेबली ये नेक्स्ट ईयर तक चेंज होगा, तो अभी हम लोग बेस ईयर 2011-12 लेके चलेंगे. एंड दैट बेस ईयर वैल्यू रिजल्ट्स टू 100. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है. कौन से ईयर का बेस वैल्यू कितना है? 2011-12, बेस वैल्यू 100. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्विक करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी है. कहीं कोई प्रॉब्लम हो प्लीज स्टॉप मी. मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. कितने सेक्टर हमारे कंट्री में? 3. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी इज द एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज इंडस्ट्रीज, थर्ड टर्शियरी इज सर्विस. सो maximum contribution, substantial contribution towards national income agricultural sector से ही आता है. So that is the primary sector. Next point आते हैं हम लोग tertiary sector में. like transport आता है, इसमें खाली transport लिखा हुआ है, लेकिन education भी tertiary sector का ही पार्ट है. hospitality industry भी tertiary sector का पार्ट है. जो भी sector service provide करे वो सारा क्या है? tertiary sector है. नेक्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या नहीं आएगा? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन किस में आएगा? सेकेंडरी या टर्शियरी? सेकेंडरी में आएगा. फिर है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर तीनों सेक्टर के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और सबसे लास्ट में आता है टर्शियरी. बट करेंट सिचुएशन के हिसाब से टर्शियरी एंड सेकेंडरी का ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन अभी चल रहा है. 1% ऊपर नीचे है. 1% इंडस्ट्री ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड टर्शियरी 1% से कम है. बट प्रोबेबली जो अपकमिंग डेटा अब निकल के आएगा उसमें ऐसा हो जाएगा कि सर्विस इंडस्ट्री अपर एंड में होगा एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी इन द डाउन एंड. ठीक है. At present, about 60% of India's national income comes from service sector. क्या बोला है? नियर अबाउट 60% आज के डेट में सर्विस सेक्टर से आ रहा है. और ये चीज हम लोग देख भी पा रहे हैं कि आज के डेट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दी सर्विस. आज अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो आपको बेस्ट सर्विस मिल रहा है, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो आपको बेस्ट सर्विस मिल रहा है, आप पढ़ने आ रहे हो आपको उसका बेस्ट सर्विस मिल रहा है. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द सर्विस सेक्टर्स ऑफ द कंट्री. तो इसीलिए सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम है दैट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट टुवर्ड्स इंडियाज नेशनल इनकम एट प्रेजेंट. सबसे कम अभी एग्रीकल्चर आ चुका है. एक समय में एग्रीकल्चर वॉज द सब्सटैंशियल पोर्शन, नियर अबाउट 72% ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. मतलब 1950 के आसपास जब कैलकुलेशन आया था 1951 में, उस समय इंडियाज एग्रीकल्चर यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 72% ऑफ द इंटायर नेशनल इनकम. पूरे नेशनल इनकम का 72% उस समय था, लेकिन आज के डेट में ये रेशियो नियर अबाउट 35% के आसपास आ चुका है. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 10. The following statements are true for sectoral contribution. क्या? The contribution of secondary sector in India's GDP remained almost stagnant. हमारे कंट्री में, एंड ये चीज़ हम भी जानते हैं, शायद तुम लोग थोड़ा सा डेटाज एंड न्यूज़पेपर्स को अगर पढ़ते होगे तो तुम लोग को ये पता होगा कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेटअप उतना अच्छा नहीं है. एंड स्पेशली वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. बट ओवरऑल अगर इंडिया का हम लोग बात करें तो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं है बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री. अगर ये इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग लेके आए, इंडियंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रह गए सर्विस सेक्टर पे, तो उस सर्विस सेक्टर पे हम लोग डिपेंडेंट रह के इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस नहीं कर पाए, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहा है. कभी 1% अपर एंड में जाता है और या फिर 1% डाउन एंड में जाता है.
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सर्विस लेड ग्रोथ। क्यों सर्विस बेस्ड सेक्टर हमारा कंट्री बन रहा है? ग्रोइंग डिमांड फॉर वेरियस सर्विसेज इन दी हाउस होल्ड सेक्टर। हर स्टार्टिंग में मैंने बोला हर एक सेक्टर आज के डेट में सर्विस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, मेरे को सर्विस मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले। सेकेंड इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अंडर लिबरल पॉलिसी एनवायरमेंट। लिबरल पॉलिसी एनवायरमेंट क्या होता है? फ्री एनवायरमेंट। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ का सर्विस लेने जाते हो, आप उस सर्विस से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो सर्विस आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा मिले। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% मिलना चाहिए, बट ये तो बट ऑब्वियस है 100% कभी मिलता नहीं है। बट अगर उसका 80% भी मिलता है तो वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर वो 50% पे आ जाता है तो हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर्विस सेक्टर को इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उससे रिलेटेड कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इंसान नहीं करना चाहता है। दैट इज़ वाई जो सेकेंड पॉइंट बोला, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस पहले उतना अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ज़्यादा नहीं थे। अब जब सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्रीज हो गए हैं तभी जाके इंडिया में सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, सर्विस सेक्टर में आप एजुकेशन देख लो। आज से 10 साल पहले एजुकेशन का फॉर्मेट एंड आज के एजुकेशन का फॉर्मेट पूरा डिफरेंट है। अपने 10 साल भी क्यों जाते हैं, अपने 3 साल पहले का बात करो और अभी का बात करें, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला चीज़ कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। आज ऑनलाइन अगर बैठे आप ओवरऑल इंडिया छोड़ो वर्ल्ड में आप कहीं पे भी किसी को भी पढ़ा पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। सो दिस इज वाई द सर्विस सेक्टर ऑफ द कंट्री इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया शोज मैक्सिमम शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग कहाँ पे सिचुएटेड है? एग्रीकल्चर, राइट। ऑलमोस्ट ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर ही सब कुछ है। जो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस था और आज भी हम में से बहुत के घर में आज भी खेती का काम होता है, बिकॉज वो एक क्या बोलते हैं ना, पूर्वजों से मिला हुआ चीज़ है। तो प्राइमरी सेक्टर में आज के डेट में ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडरी सेक्टर में जो ऑक्यूपेशनल लेवल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट उतना नहीं है जितना एग्रीकल्चर में। और बाकी का बाकी ऑक्यूपेशन पूरा का पूरा किस में है? सर्विस में है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम। वही अगेन सर्विस सेक्टर नेशनल इनकम को इंप्रूव कर रहा है। अगेन द सेम पॉइंट, द साइन ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस इन इंडियन इकोनॉमी इज दैट सर्विस सेक्टर फ्लरिश विदाउट मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्या था? हमारे पास 3 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शियरी। एग्रीकल्चर तो गिर गया और उसका जगह कौन लिया? सर्विस ले लिया। मतलब सर्विस इंडस्ट्री क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओवरकम करके, ओवरलैप करके अपने आप को एग्रीकल्चर के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर ले गया। तो ये जो गैप रह गया ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये गैप अब फुलफिल करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब कोई क्या हो गया? सर्विस बेस्ड पे हो चुके हैं कि भाई हमको सर्विस चाहिए। तो दैट इज़ वाई हम लोग क्या कर लिए, अब ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम बैकलॉग में छोड़ के हम सर्विस सेक्टर को ऊपर ले गए। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी signified that contribution of primary towards national income declines and manufacturing and service towards national income increases gradually. रिपीट कर रहे हैं वापस से, पॉइंट्स में खाली कीवर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी घूम फिर के एक ही पॉइंट आ रहा है, सर्विस सेक्टर फ्लरिश हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कांस्टेंट रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन किया है। ठीक है, ये चीज़ ही इस चैप्टर में पूरा है। Point number 16, at present contribution of primary sector towards national income is about 16% and about 49% of it depends on primary sector. The situation signifies productivity of agricultural workers in India is poor. पहले इंडिया का एग्रीकल्चर वॉज वर्ल्ड फेमस, आज भी इंडियन एग्रीकल्चरल कल्चरल सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज कॉफ़ी, टी, राइस, वीट, ये सब एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स है जो हमारे कंट्री में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले जितना एक्सपोर्टेबल होता था आज के डेट में वो एक्सपोर्ट फॉल हुआ है। 2 रीज़न है।
पहला रीज़न फॉरेन में भी ये चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है। सेकंड, इंडियन क्रॉप्स में जो पहले का जो फर्टिलिटी था, पहले का जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ अब लैक कर रहा है, तो उसके कारण भी तुम्हारा जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो फॉल कर रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो ऐसा है कि इंडिया में पब्लिक आर गेटिंग कि अब हम लोग को क्रॉप से हट के हम लोग को बिजनेस को ऑक्यूपेशन बनाना चाहिए रादर देन एग्रीकल्चर। ये भी एक रीज़न है एग्रीकल्चर के डिक्लाइन का। सो देर आर सर्टेन रीजन्स ड्यू टू विच एग्रीकल्चर इज फॉलोइंग इन द कंट्री। नेक्स्ट, India's tax cum regulatory system helped in expansion of service sector. This shows supply side inputs to the growth of service sector. Supply side अब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली फॉल कर रहा है। अभी जैसे बोला कि क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या है, फॉलिंग नेचर में, क्योंकि पहले HYV सीड्स नहीं था, अब है, लेकिन HYV सीड से क्या हो रहा है, हाइब्रिड प्रोडक्शन हो रहा है। हाइब्रिड प्रोडक्शन से क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ द क्रॉप होता है वो फॉल हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन इन इंडिया इज ग्रेजुअली फॉलिंग, और इसीलिए जो आउटपुट ऑफ द सर्विस सेक्टर है वो भी फॉल हो रहा है। इसीलिए एक्सपोर्टेबल गुड्स जो है उसका भी प्रोडक्शन अब कम हो गया है। पॉइंट नंबर 18, इन 2012-13 GDP वॉज, ये डेटा है तो इसको जस्ट रीड कर लेना, एग्जाम में डेटाज आता है, ठीक है। सो डेटाज को दिमाग में रखना है, परसेंटेज या ईयर कुछ भी है उसको दिमाग में एकदम अच्छे से रखने का है। नेक्स्ट, द सर्विस लेड ग्रोथ इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सम न्यू इकोनॉमी सेक्टर लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। ये सब कुछ नए सेक्टर्स है जो हमारे कंट्री में इन्वॉल्व हुए हैं, लाइक कंप्यूटर्स। आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि आज के डेट में आज हम लोग ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट। एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस तो देखो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सेक्टर, इसीलिए कंट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपिंग जोन पे है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज इन 1991 जानते हो कौन सा ईयर है? इट इज़ द ईयर ऑफ इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में क्या आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इमर्ज हुआ था 1991 में। क्यों हुआ था, क्या हुआ था इस पॉलिसी में? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन टू फ्री ट्रेड, जो ट्रेड्स था आपस में उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को हटाया गया, सर्टेन पेपर वर्क्स जो होता था, फॉर्मेलिटीज़ होता था उसको हटाया गया, उसको ईजी बनाया गया। प्राइवेटाइजेशन क्या है? जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसको सेल ऑफ करना, किसको? प्राइवेट ओनर्स को, ताकि अगर वो लॉस मेकिंग कंसर्न है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के केस में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो उसको फ्री ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? एक फ्रीनेस चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आता है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, जो इस फॉर्मेट को क्या किया था, काफ़ी ईजी किया था, ताकि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में मल्टीलैटरल ट्रेड्स बहुत इजीली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज 21, द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 91 implies अ लॉन्ग टर्म सप्लाई मैनेजमेंट पॉलिसी। देखो, कोई भी गुड्स के लिए या कोई भी सर्विस के लिए सप्लाई चेन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो सप्लाई चेन अगर कंट्री में अच्छा नहीं होगा तो कंट्री में कस्टमर्स तक कभी भी गुड्स टाइमली नहीं पहुंचेगा। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल ले, कोविड के समय में, कोविड के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के वक्त ही हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे राशन शॉप्स में बहुत ज़्यादा लाइन लग गया था। इन ऑर्डर टू, लोगों को ये लगा कि हो सकता है फ्यूचर में हमको गुड्स ना मिले, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री वॉज वेरी गुड। इसीलिए पूरे के पूरे कोविड में कभी भी कोई भी चीज़ का कमी एटलीस्ट नहीं हुआ था, राइट। सो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 1991 एम्ड एट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कम्पिटिटिवनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। दो इंपॉर्टेंट चीज़ आया। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। हमारा कंट्री हमेशा से कोशिश किया है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। हमारे पास कैपेसिटी 100 यूनिट्स का है, हमारे पास लेबर 1000 यूनिट्स के है,
लेकिन हम बनाते सिर्फ 100 है। तो ये क्या हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके कारण कंट्री का प्रोडक्टिविटी गिरा हुआ है। एंड सेकेंडली कंट्री में एफिशिएंसी लेवल नहीं है, काम करने का एफिशिएंसी मेरे अंदर 6 घंटे का है लेकिन हम 2 घंटे करके बैठ जाते हैं। तो एफिशिएंसी एज वेल एज कैपेसिटी, ये दोनों का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होना अगर ये कंट्री में होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। पॉइंट नंबर 23 अगेन डेटा पॉइंट है, 24 डेटा पॉइंट है, 25 डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट्स को गो थ्रू करना, डेटा याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। 26 स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज शोन एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेकेंडली अ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पब्लिक सेक्टर। देखो, हम लोग में से बहुत जन ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगा। कौन कौन है ऐसा है? गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जिंदगी के बाद ही होता है, जिंदगी के पहले कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत बेनिफिट है, रिटायरमेंट के पहले तो कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के पहले दूसरे वे से करना पड़ता है ना। खैर, सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ज़्यादा हो गया है रादर देन पब्लिक सेक्टर में कम हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लोग कम जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे? एक तो वर्किंग स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, पहले के लोगों को आराम चाहिए लेकिन आज के जनरेशन को काम चाहिए। ठीक है, कि काम भी करे पैसा भी मिले, दोनों चीज़ होना चाहिए। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम क्या? पब्लिक सेक्टर का वर्किंग उतना अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण लोग प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। सो एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज डिक्लाइनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज एंड सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग। एंड द लास्ट वन इज सम इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या होता है? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? कंट्री क्या करता है? से फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया में कहीं पे भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे बसेस या फिर कोई भी चीज़ का कंप्लीट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर इस जगह पे आपको कुछ ऐसा सर्विस दे दे कि एक फ्लाईओवर बना दिया या फिर कोई हाईवे बना दिया या एक प्रॉपर रेलवे कनेक्टिविटी दे दिया, जब ओवरऑल ऐसा करता है तो इससे क्या होता है? ओवरऑल कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज आता है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आना कंट्री के लिए डेवलपमेंट का साइन होता है। देखो, दो चीज़ होता है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिकल ग्रोथ? इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इनकम के साथ साथ जब कंट्री में ऐसा समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एजुकेशन बेटर हो रहा है, लॉ एंड जस्टिस में बेटरमेंट आ रहा है, जब ये सारे चीज़ बेटर होते हैं तब जाके आपका जो कंट्री है वो डेवलप करता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हेलो हेलो हेलो। ओके, सो चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी डन। कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कवर अप किया है और जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट्स में डाला है वो सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के पार्ट है एंड ये ऑलमोस्ट ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए वो सारे ऑलमोस्ट प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ उसको थोड़ा फोकस करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Shall we proceed with chapter 3 of Indian economy या chapter 3 of macroeconomics? क्यों, इंडियन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नींद आ रहा है एक। अच्छा, इसके बाद बैक टू बैक 3 चैप्टर आप इंडियन इकोनॉमी संभाल पाओगे? मेरे को पता है नहीं संभाल पाओगे, तो एक चैप्टर और इंडियन इकोनॉमी करेंगे। चलिए,
ओके लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 इंडियन एग्रीकल्चर। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो है ये टोटल 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। 15 हाँ बस ये बीकॉम सीयू के तरफ से है। मेरा कुछ पर्सनल होता तो मैं इसको 50-100 कर देता पूरा, लेकिन और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होता अगर 100 करता तो। चलिए सो इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर 3, फटाफट इसके पॉइंट्स को हम लोग गो थ्रू करते हैं। ज़्यादा नहीं, शायद 45-50 पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर के। 57 पॉइंट्स। ओके, वी ऑल नो अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर, राइट? इंडियन एग्रीकल्चर का सब्सटैंशियल पोर्शन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस था एंड ग्रेजुअली द पोर्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज फॉलन। 1950 में इंडियन एग्रीकल्चर इतना बूस्ट में था कि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था उसमें एग्रीकल्चर वाज द मेन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ग्रेजुअली जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि फोकस करने से कुछ नहीं होगा, एग्रीकल्चर में नेचुरल कैलामिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, नेचुरल कैलामिटीज के कारण, चाहे वो फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया, कुछ भी हुआ, उसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जितना गवर्नमेंट ने टारगेट किया उतना नहीं मिल पाया, उसके कारण एग्रीकल्चर में फेलियर मिला। सो ग्रेजुअली 2 बार 3 बार करके जब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में फोकस किया लेकिन वो सक्सेस नहीं मिला, तो ड्यूरिंग द 1960s के मिड में, 65-66 के मिड में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था HYV सीड्स का कैंपेन, दैट इज हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया, जो क्या था, फर्टिलिटी इन द इंडियन सॉइल को इंक्रीज किया। उससे क्या हुआ, जो क्रॉप ग्रोथ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला गया। उसके बाद से एग्रीकल्चर में ड्रास्टिक चेंज आया, प्रोडक्टिविटी बेटर हुआ, बट 1990 से लेके 2000 के बीच में ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ से उसका डिक्लाइन अगेन चालू हुआ, बिकॉज द सर्विस सेक्टर ऑफ द कंट्री वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। दिस इज ओवरऑल इन दिस चैप्टर। अब एक एक पॉइंट अपने कवर करते हैं तो समझ में आ जाएगा और क्या क्या है। अच्छा, इसके बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कौन से स्टेट में आया? एनीवन? इट्स पंजाब। पंजाब was the first state to introduce green revolution and gradually all over the India almost every state ने green revolution को support किया था। चलिए, first point, the contribution of India's agriculture output during last 4 decades has been falling, पता है, declining है। Guys show some interest, तो फटाफट हो जाएगा। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। कोई कुछ बोल रहा है? The contribution of India's agriculture and allied product towards India's export earning has been falling, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉल हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी फॉल हो रहा है। Which of the following is not a contribution of Indian agriculture? It's Indian economy, it provides maximum contribution towards total export earning, but obvious है एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज नॉर्मली मेजर्ड बाय यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर में कितना फूड ग्रेन यूज हो रहा है, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फैक्टर कॉजिंग लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? ओवर क्राउडिंग। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो इसीलिए क्या है, वो एक्स्ट्रा लोग जो बैठे हैं ना, उनका कोई काम नहीं है। काम नहीं है मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मतलब वो बेकार में एम्प्लॉयड है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम एक नाम देते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज़ इसको लिख लो, पॉइंट नंबर 5 में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 5 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। Next, which one of the following is the institutional factor causing low productivity? That is the pattern of land tenure.
हमारे कंट्री में लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, जो फार्मर्स है वो लोग एक ही लैंड पे एक ही चीज़ का प्रोडक्शन बार बार कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्या होता है, खराब होने लग जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, ग्रेजुअली जो क्रॉप ग्रोथ है वो फॉल होने लगता है। सो ये भी एक रीज़न है इंडियन एग्रीकल्चर के फॉल का। नेक्स्ट अगेन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पॉलिसी में अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी क्या था, पहले जो लैंडलॉर्ड से बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेंट चार्ज करते थे फार्मर्स के साथ, फार्मर्स अगर उनसे कोई लोन लेते थे तो उस लोन पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता था, और इंटरमीडियरीज के होने के कारण भी द क्रॉप का जो कॉस्ट होता था वो भी इंक्रीज होने लग गया। सो इन तीनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि लेट अस अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम हटा दो, जिस फार्मर को हमने रेंट पे लैंड दिया है उसको कुछ दिन तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो लैंड उसी का होगा। पहले क्या होता था, जमींदार बोलते थे अगर उसको कोई और ज़्यादा रेंट देता था तो उसको हटा के, पुराने वाले को हटा के नए वाले को लेके आया जाता था। बट ये जमींदारी सिस्टम हटने से हुआ क्या, जितना भी फार्मर रेंट पे अपने लैंड को लेता था एटलीस्ट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उनको मिल जाता था। दिस इज बिकॉज ऑफ द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इन इंडिया? इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लैंड रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इंडियन एग्रीकल्चर implies a technological reform, sudden boost in yield per hectare and expansion in the area under HYV seeds। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आया था, यही तो आया था, HYV सीड्स का कंसेप्ट आया था। तो HYV सीड्स का कंसेप्ट को जब ग्रीन रेवोल्यूशन में इम्पोज किया गया था, उससे ग्रेजुअली इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम इंप्रूव किया। नेक्स्ट, द पैकेज अप्रोच इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया implies proper mix of seed, fertilizer and irrigation। ये सिंपल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11, the forward linkage effect of application of new technology in Indian agriculture is expansion of agro based industries। आज के डेट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कंट्री में बहुत डेवलप कर रहा है। व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? शुगर केन एग्रीकल्चर है, शुगर एग्रो बेस्ड हो गया, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, अगेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। सो ऑलमोस्ट जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो जब जाके इंडस्ट्रीज में उसका फॉर्मेशन होता है तो वो क्या बन जाते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बन जाते हैं। द बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज मेकिंग पंप सेट ऑफ इरिगेशन, एक्सपेंशन प्रोड्यूसिंग पावर टिलर्स एक्सेट्रा। पहले खेत को फर्टाइल करने का तरीका अलग था, राइट। आज के डेट में ट्रैक्टर से होता है। इरिगेशन फैसिलिटी, पहले पूरा फार्मर्स घूम घूम के पानी गिराता था, आज के डेट में इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो गया है। तो ये सारा चीज इंडियन एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट जोन है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडिकेट्स एप्लीकेशन ऑफ HYV सीड्स, ऑलरेडी डन दिस, ये पॉइंट हो चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन रीजनल इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन से रीजनल इनइक्वालिटी जनरेट होने लग गया। मतलब जो जिसके पास पैसे बहुत थे वो तो HYV सीड्स के क्वांटिटी ले सकते थे, जिस फार्मर्स के पास नहीं थे वो नहीं ले पा रहे। तो जो HYV सीड ले रहे वो अच्छा प्रोडक्शन करके वो और अमीर हो गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो HYV सीड्स को नहीं परचेज कर पाए उनके लिए वो क्या हो गया, फेलियर हो गया। So far as rural employment is concerned, green revolution has led to more employment opportunity। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप ग्रोथ अच्छा हो गया जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया आर टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ग्रीन रेवोल्यूशन का टारगेट, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा दैट विल ग्रेजुअली रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन द कंट्री। पॉइंट नंबर 17 इज अगेन डेटा पॉइंट है, तो डेटा पॉइंट सेल्फ स्टडी है। 18, इनिशिएशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम। ये भी रीड पॉइंट है। अनदर पॉइंट
ऑपरेशन बारगा, ऑपरेशन बारगा है वेस्ट बंगाल का। क्या हुआ था इसमें, जो बरगदार थे यानी जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको एक पट्टा दिया जाता था। पट्टा इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड टेन्योर, कि भाई तुम्हारे पास अगर ये लैंड है तो ये लैंड तुम्हारे पास 5 साल तक रहेगा, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जाता था। वो ऑपरेशन बारगा है जो वेस्ट बंगाल का इनिशिएटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल इंडेटनेस इन इंडियन फॉर्मेशन ऑफ, पॉइंट नंबर 20 हम लोग इग्नोर कर दें बिकॉज इसमें कुछ मिस्टेक था। प्लीज 20 को आप लोग काट दो, 20 नंबर पॉइंट में कुछ इशू था। 20 एंड 21 ये दोनों पॉइंट को प्लीज इग्नोर कर दीजिए। 20 एंड 21 नाउ विच ऑफ द 20 एंड 21 22 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, रूरल मनी लेंडर। देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या है, नाबार्ड सुने हो, NABARD, वो जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वैसे ही नाबार्ड इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल। तो वही चीज यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का अगर बात हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बात हो रहा है, तो रूरल मनी लेंडर्स कौन होते हैं, नॉर्मल पर्सन जो क्या करते हैं, नॉर्मली मनी लेंड करते हैं, ठीक है, ऑन कैश बेसिस एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, दैट इज रीजनल रूरल बैंक RRB, ठीक है, ब्रैकेट में RRB इसको लिख लो, आई मीन पॉइंट नंबर 23 में RRB एक बार लिख लो। Regional rural banks are those banks which provide rural credits to the public, to the farmers. Most important development in field of rural credit in India in 1980 was establishment of NABARD. Very important. NABARD से related question आता है। Long-term credit need of the farmer in India have normally been met by the land development banks. लैंड डेवलपमेंट बैंक मतलब लैंड को डेवलप करने के लिए बैंक्स क्या करते थे, क्रेडिट देते थे। उन बैंक्स को हम लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। आरआरबी का जो एक्ट है वो पास हुआ था 1975, डेटा पॉइंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ट्रू फॉर नाबार्ड, नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या है, It provides refinancing facility to cooperative banks for supply of rural credit. फार्मर जाता था कोऑपरेटिव बैंक्स के पास लोन लेने, कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन कौन दे रहा है, नाबार्ड। 29, the problem of marketing in Indian agriculture are concerned with inadequate storage facility. खैर ये काफ़ी पुराना पॉइंट है कि inadequate storage facility था हमारे पास, बट आज के डेट में India has one of the largest storage facility for the crops. 30, at the national level, cooperative organization for marketing agriculture goods in India is called NAFED. NAFED का please full form आप लोग लिख लीजिए। Point number 30, it is National Agriculture Cooperative, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तुम्हारे एग्जाम्स में हो सकता है कि फुल फॉर्म्स भी पूछे, तो कुछ एक फुल फॉर्म्स जो मेरे नोट्स में मेंशन्ड है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको ध्यान देना। लाइक आरआरबी कॉमन है, नाबार्ड कॉमन है, नाफेद भी कॉमन ही है, बट बहुत कम यूज होता है ये। Point number 31, the contribution of Indian agriculture towards economic growth of India can be judged by its contribution towards creation of market for industrial goods, its contribution towards supply of most essential item, and its contribution towards supply of unskilled, semi-skilled labor to industrial sector. Now देखो, point number 31 अपने को क्या बोल रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ किस बेसिस पे हो रहा है। एक है इंडस्ट्रियल मार्केट को क्रिएट करना, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट अगर क्रिएट नहीं होगा दैट विल लीड टू फॉल इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट हो गया गुड्स का मार्केट।
सेकेंड हो गया सर्विस सेक्टर्स को इम्प्रूव करना, सर्विस सेक्टर इम्प्रूव होगा तब भी हमारे कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, देखो 3 तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज वो लोग में कहीं ना कहीं एक नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो जो कंट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर आर अनइकोनॉमिक इन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। हमारे कंट्री में लैंड होल्डिंग इज अनदर प्रॉब्लम। किसी किसी के पास इतना ज़्यादा लैंड होल्डिंग है और किसी किसी के पास एकदम नहीं है। तो ड्यू टू दिस रेशियो ऑफ लैंड होल्डिंग, अनइक्वल रेशियो ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भी एक प्रॉब्लम एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ता है। कोई फार्मर के पास इतना ज़्यादा लैंड है कि उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास बहुत कम है तो प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाता है। तो इसीलिए इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म मेजर इन इंडिया इंक्लूड, ये पॉइंट याद रखना, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, देखो पहले क्या होता था, पॉपुलेशन बहुत कम था तो इसीलिए एक एक इंसान के पास जो लैंड होल्डिंग था बहुत ज़्यादा हुआ। ग्रेजुअली उस इंसान के घर में बच्चे हैं, बच्चों में लैंड बटा, फिर बच्चे के और बच्चे, लैंड ग्रेजुअली क्या हो गया, फ्रैगमेंट होता चला गया, बंटवारा हो गया। अब पहले एक मान लो 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है और वो अगर 10 जन में बढ़ गया तो 1000 स्क्वायर फीट बचा, और वो 1000 स्क्वायर फीट में अगर सबके सब 10 अलग अलग तरह का क्रॉप बनाएंगे तो एट द एंड क्या होगा, लैंड में फर्टिलिटी खराब होगा। एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या है, एक बड़ा सारा लैंड अगर है तो उस बड़े सारे लैंड में एक ही तरह का क्रॉप अगर करेंगे तो उसका उस सॉइल का फर्टिलिटी स्ट्रांग होता है। तो यही चीज़ गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था सारे फार्मर्स को कि जितने भी फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं उनको कंसोलिडेट करो और आप एक साथ क्या करो, प्रोडक्शन करो। इससे क्या, कंट्री का प्रोडक्शन एज वेल एज फार्मर्स का इनकम दोनों इंप्रूव करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पॉइंट नंबर 34 डेटा पॉइंट है, प्लीज लर्न। पॉइंट नंबर 35, फ्लक्चुएशन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया रिवील्स फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। इससे क्या हुआ था, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का फेलियर हुआ था, बिकॉज एग्रीकल्चर में फोकस किया गया था कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाएंगे, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नहीं आया था, उसके कारण एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया था। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड टेन्योरल सिस्टम इन इंडिया आर इनसिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट किसको बोलते हैं, अगर आप किसी के घर पे रह रहे हो एज अ रेंट पे रह रहे हो और काफ़ी दिनों तक आपको वो नहीं हटा रहा है, फिर ग्रेजुअली आपके पास ना टेनेंसी राइट आ जाता है और फिर सामने वाला आपको ऐसे ही बोल के नहीं हटा पाएगा, उसको कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है फॉर टेनेंसी राइट। तो पहले के ज़माने में टेनेंसी राइट बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो सब चीज़ वर्बल होता है, पेपर वर्क के साथ होता है, तो इसीलिए उतना टेनेंसी राइट वाला प्रॉब्लम अब अराइज नहीं हो रहा है, लेकिन पहले टेनेंसी राइट के कारण भी लैंड इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम फेस करना था। पॉइंट नंबर 37 अगेन रिलेट्स टू टेनेंसी राइट। पॉइंट नंबर 38, लैंड रिफॉर्म मेजर्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन मेनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एंड अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। पहले किसके पास कितना लैंड था, क्योंकि पहले तो सब चोरी करके भी लैंड ले लेते थे या कोई भी तरह से फ्रॉड के तरह से भी लैंड आ जाता था, तो इसीलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण भी इंडियन एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम आया। पॉइंट नंबर 39 इज HYV सीड से रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सिंपल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 40, द नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज नाउ फेल्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर बिकॉज द बैड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड यूज बाय फार्मर्स। आजकल क्या हो गया है, जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, ग्रेजुअली वीक इन नेचर है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्रॉप का जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 41, इंटेंसिव कल्टिवेशन मीन्स कल्टिवेटिंग ऑन सेम प्लॉट ऑफ लैंड मोर देन वंस अ ईयर।
एक ही क्रॉप में, बचपन में कभी सोशल साइंस या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक ही लैंड पे क्रॉप चेंज करो, उससे अगेन सॉइल का फर्टिलिटी बेटर रहता है। तो उसी पॉइंट को रिलेट किया है पॉइंट नंबर 41 में। नेक्स्ट डेटा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 42 डेटा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 43, प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडेटनेस इन इंडिया मे बी हायर ड्यू टू ग्रेटर अनश्यूरियस एक्टिविटीज ऑफ रूरल मनी लेंडर्स होगा, मनी लेंडर्स होगा, वो मनी वेंडर्स भूल से टाइपो एरर है वो। सो रूरल इंडेटनेस इन इंडिया मे बी हायर ड्यू टू ग्रेटर यूजूरियस एक्टिविटीज, मतलब जो अनइवन एक्टिविटीज इंडियन एग्रीकल्चर में हो रहे हैं उसके कारण भी रूरल इंडेटनेस मतलब जो फार्मर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट में डूब रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी लेंडर्स जो है उनके गलत एक्टिविटीज़ के कारण छोटे मोटे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो रहा है। पॉइंट नंबर 44 डेटा पॉइंट है। 45 ये नाम याद रखने का है, द 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया इज, ये तीनों स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं अपने को। पॉइंट नंबर 45 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 46 अगेन स्कार्प्ड पीएलडीबी एंड अवार्ड से रिलेटेड है, अगेन इसके फुल फॉर्म्स याद रखने हैं अपने को। पॉइंट नंबर 47, फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू रूरल एरियाज ऑफ इंडिया लेड टू रिडक्शन इन डोमिनेंस इन ऑफ रूरल मनी लेंडर्स। ग्रेजुअली मनी लेंडर्स का जो एफर्ट था वो एफर्ट ग्रेजुअली मार्केट से आउट हो गया, जिसके कारण भी क्या हुआ था, एग्रीकल्चर थोड़ा बेटरमेंट के तरफ गया बट उतना ज़्यादा बेटरमेंट यहाँ पे नहीं कर पाया। सो दैट इज पॉइंट नंबर 47। पॉइंट नंबर 48 अगेन डेटा पॉइंट है, प्लीज लर्न इट। 49 सेम डेटा पॉइंट है, 50 भी डेटा पॉइंट है। 51, 52 डेटा पॉइंट्स है। 53 पे आइए। प्रिमिटिव प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग? प्रिमिटिव प्रोसेस कल्टीवेशन। प्रिमिटिव प्रोसेस कल्टीवेशन क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब जिसको प्राइमरी इफेक्ट दिया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिया जाए वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है। 54 डेटा पॉइंट है। 55 मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स इज डिटरमाइंड इन इंडिया बाय द कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये नाम याद रखना है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, प्लीज रिकॉल द नेम। 56 डेटा पॉइंट है अगेन। 57 reform in Indian agriculture for improvement of agriculture productivity has occurred in chronological order, first institutional reform and then technological reform। पहले हमारे कंट्री में फार्मर्स को क्रेडिट देने वाला जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया और अब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया। इज इट क्लियर? टेक अ ब्रेक।